अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आप कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो परेशान मत होइए, हम आ गए हैं। अब आपके दिन का अच्छा सा आगाज जरूर हो जाएगा जनाब। मौसम की थोड़ी सी बात करते हैं। आगाज में मौसम तब्दील हो गया फाइनली, जिसका हम सबको इंतजार था। वो ठंड जो है वो अब आ चुकी है और बड़े अच्छे तरीके से आई है। और इस बार वैसे सर्दियों का दौरानिया उसी तरह से पिछले साल की तरह थोड़ा कम ही बताया जा रहा है, लेकिन दिसंबर जो है वो भीगा दिसंबर इस बार हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। महकमा मौसमियात जो है अभी तक बारिशों की पेशगोई नहीं कर रहा है। यही कहा जा रहा है कि खुश्क सर्दी जो है वो पड़ने वाली है। खुश्क सर्दी से आपने अपने आप को महफूज रखना है और उसके लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसी तरह से कुछ अच्छे से जो ड्रिंक्स हैं वो आप ले सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस भी मौसम की तब्दीली के साथ साथ फैल जाती हैं। तो उससे एहतियात के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक जो है उसे बेहतर कर लें, बजाय इसके कि डॉक्टर्स के जाएं और फिर भारी भरकम जो है ना उनकी फीसें भी दें और मेडिसिन पर भी वही आप खर्चा करें। तो इस पर हमने डिटेल में भी आगे चलकर बात करनी है कि जो वायरल इन्फेक्शंस फैले में इनसे बचना कैसे है और सूरत हाल जो है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर जो है वो शेयर कर लेते हैं जी। दुनिया के मकबूल तरीन खेल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा ने 2030 और 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेजबान ममालिक के नामों का ऐलान कर दिया और फीफा के सदर ने 2034 के वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को देने का ऐलान किया है, जबकि वर्ल्ड कप 2030 के मेजबान ममालिक के तौर पर स्पेन, पुर्तगाल और मराकश के नामों का ऐलान किया गया। और वाज़ेह रहे कि सऊदीया वर्ल्ड कप के लिए 2034 की मेज़बानी का वाहिद उम्मीदवार था। सऊदी अरब पहली मरतबा फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा और सऊदी अरब के 5 शहरों रियाद, जद्दा, अल-खुबर, अबहा और नियोम के 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी करेंगे। रियाद का किंग सलमान स्टेडियम, जिसमें तकरीबन 92,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है, इफ्तिताही और फाइनल मैचों का मकाम होगा। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के कतर में इनेकाद के बाद सऊदी अरब इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला मशरक़ वस्ता का दूसरा मुल्क बन जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि अपने भाई वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के हक़ूक़ हासिल करने पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये तारीख़ी कामयाबी आलमी स्पोर्ट्स में सऊदी अरब के बढ़ते हुए असर रसूख और विजन 2030 से उनके अहद को जाहिर करती है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 4 अक्टूबर को सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर 2034 की फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बोली जमा कराने का फैसला किया था और इसके बाद सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी और जदीद तर्ज पर स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन भी तैयार किया था। मनासिर भी आप देख रहे हैं। तैयारी पूरी जारी है सऊदी अरब में और फीफा के दीवाने हो जाए तैयार, क्योंकि अब मशरक़ वस्ता में दोबारा से फीफा का सजेगा और वहाँ पर आप देख सकेंगे अपने फेवरेट खिलाड़ियों को मैदान में। जी हाँ, इसके साथ ही ज़रा आप देखते हैं कि मौसम की तो हमने बात की, फीफा की भी बात कर ली, सियासी दर्जा हरारत कैसा चल रहा, बड़ी खबर में देखते हैं। जनाब, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और सर्द मौसम में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक असद कैसर के दरमियान राब्ता हुआ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ये कहते हैं कि PTI की 5 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, मगर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। इस हवाले से भी जो भी ऐलानात इत्तलात सामने आएंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बस बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। हम ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं, आएँ बैठें, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएं। उन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर हमें मुज़ाकरात से रास्ता ना दिया गया तो फिर सड़कों का रुख करेंगे। बहुत अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। आपने भुट्टो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे।
बैरिस्टर गौहर तो कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में फिर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 2018 के मैंडेट पर हुकूमत करने दो, 2024 का मैंडेट पीटीआई वापस ले। पीटीआई ने सियासी मुखालफिन पर केसेस बनाए, एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराओ किसी के मफाद में नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने का नहीं कहा। आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? खैरियत से। सर, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी फोरम पर आ गई है और अभी आपने बैरिस्टर गौहर को भी कहते हुए सुना है कि वो ऐवान से मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं और उनके ऊपर होने वाला जो जुल्म है उसका हिसाब चाहते हैं। अब ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता वो चाहते हैं और उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन इस कमेटी को कमज़ोरी ना समझा जाए। कैसे देखते हैं आप तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली क्या काम आने वाली है? क्या हुकूमत लचक दिखाएगी? यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटी है, क्योंकि पहले इनका मुतालबा हुआ करता था कि अगर ये गुफ्तगू करेंगे तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। और अब जब ये इन्होंने एक सियासी कमेटी तश्कील दी और इस मकसद के लिए दी है कि जी हम लोग जो है हुकूमत वक्त से भी बात करेंगे, तो एक दिलचस्प उनका इनिशिएटिव है। अब बॉल जो है, मैं समझता हूँ गेंद जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करती है इस मामले के ऊपर। और दूसरा से सवाल ये होता है कि इन मुज़ाकरात का दायरे कार क्या होगा, कि पीटीआई के से पहले जो 2-3 बड़े मुतालबे थे कि सियासी कैदियों की रिहाई बशमूल इमरान खान के, एक उनका मुतालबा था। दूसरा उनका मुतालबा था कि जी जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए 9 मई के वाक़यात के लिए भी, और अब उसमें उन्होंने 26 जो है नवंबर का भी इजाफा कर दिया है। तो ये दूसरा इनका मुतालबा था। और फिर इनका एक स्टोलन मैंडेट की जो ये बात करते हैं, तो इसमें ये कि हुकूमत इसमें क्या देने की पोजीशन में है, बड़ा सवाल है। और एक कहीं ना कहीं पे जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑलरेडी इंगेज होंगे किसी ना किसी तरह के ऊपर, जिसके खिलाफ जो है पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा वक्तन फवक्तन करते रहे। तो हो सकता है कि आगे चलकर जो है उनसे भी बात हो। अब अभी तो खैर जैसे कि आपने बताया कि हुकूमत ने ये कहा है, रजामंदी जाहिर की है कि हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कमेटी का ऐलान नहीं किया है। तो भी क़ब्ल वक्त है कहना, लेकिन एक कम से कम मुस्बत चीज है कि जब आप बातचीत की बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और जिस तरह की सब पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, जितनी जल्दी हमारे यहाँ सियासी मामलात पे गर्द जो है बैठ जाए वो बेहतर। जी अच्छा आमिर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत एक जानिब तो कह रही है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन अताउल्लाह ताहिर साहब भी यही कहते हुए दिखाई दिए कि जिस तरह से अब ये 9 मई के मामलात पर धूल बिठाने की बात कर रहे हैं, इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इनकी गारंटी कौन ले कि मुज़ाकरात में जो बातचीत होगी उसके बाद उस पर मान नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा से ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सा फिर यू टर्न ले लेती है। ये इसमें ऐड करता चलूँ आमिर साहब, क्योंकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई ने जो अपनी बातें मनवानी थी वो मनवा के वो मुकर गए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर है कि पीटीआई जब भी आप गुफ्तगू से पहले बात कर रहे होते तो बड़ी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है, दोनों तरफ की होती है, और डिमांड्स जो होती हैं वो दोनों तरफ से बहुत ही सख्त आ रही होती है। फिर जब आप मेज पे बैठते हैं तो कोई हल निकालते हैं। अब क्या हुकूमत के सामने एक दो सवाल हैं, क्या वो जिस तरह से मामला चल रहे उस तरह चलाना चाहती है कि हर 2 महीने बाद, महीने भर बाद जो है कोई एहतजाज की कॉल आ रही हो, कोई हंगामा हो रहा हो, उनके ऊपर एक शदीद तनकीद हो रही है, या वो एक राह निकालना चाहते हैं? जो डिपेंड करता है। अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, और वो अभी तक जो उनका गुफ्तगू का अंदाज होता है वो ज्यादा प्रोवोकेटिव होता है। और जिस समय सियासी बालिगुल नजरी की मेरे ख्याल में जरूरत है सब पाकिस्तान को कि मध्यम लहजे में बात की जाए, तमाशा कम दिखाया जाए। मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली तो आमिर साहब यही बात है ना कि दूसरी जानिब से भी तो फिर शराइत रखी जाती हैं, मशरूत कर दिया जाता है मुज़ाकरात को, और उस पर भी फिर वही गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आता है कि जो मुतालबात हैं वो मानने वाले नहीं हैं। तो जिस तरह से मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस पर तो फिर मामलात आगे चलकर बेहतर होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जाहिर है कि मैंने अर्ज किया ना कि मुज़ाकरात का कोई दायरेकार होता है, कोई एजेंडा होता है ना। तो पीटीआई ने अपना एजेंडा पेश कर दिया, फर्ज करें हुकूमत अपना एजेंडा पेश कर दे, या तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज में लोगों के सामने बात हो रही हो कि जी हमारा ये एजेंडा, उनका ये एजेंडा है,
या आप पहले बैठ के उसके अंदर कोई राह निकालते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैं ये जो टीवी पे पोस्टरिंग हो रही होती है ना, इसको इतना ज्यादा हमें नहीं देखना चाहिए। अगर कोई रियल टर्म्स में बात होगी, हमेशा मैं कहता हूँ कि जी हम सहाफियों को बातों का टिप ऑफ द आइसबर्ग पता होता है, नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो हो सकता है कि हुकूमत में मैं ये खुशफहमी कह ले मेरी कि कोई वहां समझदार लोग होंगे, चाहेंगे कि इस चीज को रिजॉल्व करें, और हर आदमी वो मौला जट के अंदाज में गुफ्तगू जो जब होती है तो फिर तो मसला हल नहीं होता। मसला है अगर हमारी और आप में इख्तिलाफ है और हम एक दूसरे को धमकियां देंगे, बात नहीं होगी ना। मगर एक इसमें कोई कहेगा चलिए आइए बैठते हैं, बात तो करते हैं ना। मैं आइए आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमारे म्यूचुअल एक वो होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो एक ये रवैया होता है बात करने का। अब आप देखिए हमारे सियासतदान जो है वो तो उस तरह से मेरे ख्याल में उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं तो बड़ा उस पे सदमे का शिकार हो जाता हूँ बाज़ औक़ात। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि बड़ी एग्रेसिव फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है हुकूमत, और जहां पर एक जानिब मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है उसकी बाज़गश्त है, वहीं पर दूसरी जानिब अता तारड़ के बयान और राना सनाउल्लाह जो ये कह रहे हैं कि मशरूत बातचीत कैसे हो सकती है, उस पर भी जो है ना ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत इस वक्त फ्रंट फुट पर है और वो कोई भी लचक दिखाने का मुजाहरा नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ असद कैसर का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान से उनका जो इस वक्त रब्ता है वो मुसलसल है और मदारिस बिल पर वो उनकी पूरी हमायत करने वाले हैं और वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने वाले हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो मैं फ्रंट फुट वाली बात पर हूँ ना कि हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि सियासी हिद्दत में कमी रखे ताकि वो आराम से गवर्नेंस कर सके, है ना। अगर आप लचक नहीं दिखाएंगे और अगर आप हमेशा सख्त लहजे में बात करेंगे तो फिर ये कहते पनपने वाली बातें नहीं है। पाकिस्तान को या तो आप कह लें, आपने देखा भी मुस्लिम ममालिक एक के बाद दीगरे टर्मोइल के शिकार हो रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग मजबूत नहीं बना पा रहे। आप ये देखिए कि हमेशा जो मुसीबतें आ रही हैं क्यों आ रही हैं, क्यों इख्तिलाफ होता है, आप हम एहतजाज का रास्ता रोकते हैं, लोग रद्द-ए-अमल में आके फिर इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। अभी आपने कहा मैं जुलूस निकालूंगा, आपने कहा हम जुलूस नहीं निकालने देंगे, आपने कुचल दिया, मारा पीटा, जो भी किया आपने ना, चले डंडे मारे आपने गोली नहीं चलाई, मान लेते। लेकिन कल को लोग कहेंगे जी ठीक है, जो इत्तेदाल पसंद होंगे कहेंगे जुलूस तो नहीं निकाल सकते, हम बैठ जाते हैं, फिर कोई बंदूक उठा लेते हैं। और हमने देखा है 2011 में पीसफुल प्रोटेस्ट था सीरिया के अंदर, ठीक है ना, और उसको बुरी तरह से कुचला गया। नतीजे में हमने देखा कि मलेशिया बनना शुरू हो गई और जी मुसल्लह एक लड़ाई शुरू हो गई और आपने फिर अब 13 बरस बाद अशर देख लिया उस मुल्क का। तो हमें सोचना चाहिए कि जी हम एक जमहूरी रास्ते बनना करें, आईन और कानून के मुताबिक चलें। ये अजीब मुल्क है कि आप किसी खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए, शख्स को पहुंचाने के लिए जो आप कानून बदल देते हैं या फिर किसी को रोकने के लिए कानून बदल देते हैं। तो जब आप इस तरह कानूनी रास्ते बंद करें, जमहूरी रास्ते बंद करें, तो फिर क्या होगा? फिर लड़ाई होगी। लड़ाई से हमें बचना चाहिए। हो सकता है वो पीटीआई में वो लड़ाई ना कर रही हो, पीटीआई तो इत्तेदाल पसंद जमात, कोई और आ जाएगा, फिर कोई दीवाना आ जाएगा, कोई पागल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बचें। जहां तक बात है, जाहिर है कि अगर एक हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी मौलाना साहब की जो है नाराज है, दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी जो मुश्किल में है वो उसके साथ ताउन करेगी एक। लेकिन मुझे हैरत है कि अभी तक जो है पीटीआई ने इनके साथ अचकज़ई साहब है, इनके साथ और दीगर जमातें हैं, वो उस इत्तेहाद को फाल नहीं कर पा रहे। तो ये बतौर इत्तेहाद बात कर रहे हो बैठकर हुकूमत से, 1-on-1 की जगह ये कह रहे हैं जी हम अचकज़ई भी बैठेगा हमारे दाएं हाथ पे, बाएं पे मौलाना भी बैठेंगे और फला भी बैठेगा, आइए हम बात करते हैं। आइए, तो फिर आप देखिए कि हुकूमत पे दबाव में इजाफा हो जाएगा। तो पीटीआई का भी एक सोलो फ्लाइट का अंदाज है जो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात उनके लिए इतना जो है फायदेमंद नहीं होता। तो अभी तो बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कि वो मौलाना फजल रहमान को अपने साथ में लाएंगे। तो क्या आप देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से सिविल नाफरमानी की तहरीक का कहा जा रहा है, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साथ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि वो भी हुकूमत से खफा ही हैं? देखिए बात ये होती है कि सिविल नाफरमानी आप उससे पहले जो होता है कि आप एक ब्रॉड बेस अलायंस बनाते हैं। हमारी तारीख रही है, MRD की तारीख, ARD की तारीख है, दीगर इत्तेहादों की। आप एक इत्तेहाद बनाते, उस पर फिर एक कलेक्टिव लीडरशिप सामने आती ताकि आप पे जो इतनी पिटाई आपकी अकेले हो रही है कम हो जाए, पिटाई बढ़ जाए, ठीक है ना। तो अब ये क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इत्तेहाद पे जाए। और सिविल नाफरमानी से पहले हमारी एक और बड़ी गलती हो गई है कि हम समझते हैं कि सियासी अमल जो होता है कोई एक बड़ा ड्रामेटिक हम जुलूस लेकर आएंगे और हुकूमत बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता।
दुनिया में एक धरने में नहीं बदलती। आप करते हैं, आप हर शहर में मुजाहरा करते हैं, 400 लोगों का करते हैं, 500 का करते हैं, कोई बहुत बड़ा ड्रामा ही नहीं करते, आप एक कैंपेन बनाते हैं। आप कराची में आप कर सकते हैं, लाहौर में कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे लाठी चार्ज होगा, लेकिन आपका मकसद ये होता है कि जी रोज सस्टेन, बजाय ये नहीं कि एक बार आपने की और बैठ गए, फिर आप एक महीने के लिए जख्म अपने फैला रहे हैं। आप अगर रोज कर रहे हो तो फिर हुकूमत ज्यादा प्रेशर में आती है। तो मुझे इनकी टैक्टिक्स भी कुछ मतलब है समझ में ना आने वाली है पीटीआई की। तो क्यों कंफ्यूजन का शिकार है आमिर साहब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या लगता है आपको? वजह ये होती है कि जब आपकी मरकजी क़यादत जेल में होती है और उसमें फिर छोटे छोटे फैक्शंस होते हैं हर बड़ी पार्टी के अंदर ना, तो फिर आप बाज़-औक़ात इस तरह के फैसले नहीं कर पाते। लेकिन वहां पर फिर होता है कि जैसे पीपल्स पार्टी थी एक जमाने में, एमआरडी की जब तहरीक चल रही थी, तो एक और भी उसमें बाएं बाजू की तंजीमें थी और मजहबी तंजीमें थी, वो निकलते थे, मुजाहरा करते थे, जुलूस निकालते थे और फिर बैठ जाते थे। एक तसलसल था उसके अंदर। यहाँ पे हमें तसलसल नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर मतलब एक बड़ा एक शो की कोशिश करते हैं, एक बड़ा ड्रामा क्रिएट होता है, उसके बाद बैठ जाते हैं। तो पीटीआई को भी अपना, मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करने की आमिर साहब, इस वक्त आप पीपीपी की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? वो एक बड़ी खामोशी से, उनकी हिकमत अमली खामोश रहने की शायद दिखाई देती हैं, और हुकूमत और पीटीआई सिर्फ वही एक दूसरे के बारे में बयानबाजी भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, लेकिन पीपीपी इसमें कोई रोल अदा करती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान, देखिए, एक तो हो सकता है कि हुकूमत की कमेटी में पीपल्स पार्टी को होना चाहिए, होती है नहीं होती हमें नहीं पता। पीपल्स पार्टी वैसे मजे में है। अगर फर्ज करें पीटीआई की ये बात मान ली जाती है कि इंतखाबात हो जाए 6 महीने बाद, साल भर बाद, 3 महीने बाद, व्हाटएवर, जल्द होते हैं इंतखाबात, तो इंतखाबात से दो पार्टियां भाग रही हैं इस वक्त। एक तो नून लीग भागेगी और एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भागेगी। कि इनका जो मैंडेट है वो बहुत ही डिस्प्यूटेड मैंडेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को फिक्र नहीं है। उनका जो रूरल सिंध में और अर्बन सिंध में उनकी पॉकेट्स हैं वो मजबूत है। उनका जनरल वोट बैंक है, पीटीआई का एक वोट बैंक है। तो दो पार्टीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं समझता हूँ रूलिंग उसके अंदर ना। तो एमक्यूएम की जो 22 सीटें, लोग कहते हैं कि गालिबन उसकी इस तरह से सीट्स नहीं आई हैं और कम होती उनकी सीट्स। उसी तरह नून लीग पर है कि नवाज शरीफ इलेक्शन हार गए थे, बातन की रिपोर्ट आई है, उनके बड़े रहनुमा हार गए थे, तो वो लोग मुश्किल में। पीटीआई मेरे ख्याल में, वो पीपल्स पार्टी मजे में और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं लड़ाई को। तो आमिर साहब, एक और भी मामला जो चल रहा है, सेनेटर फैसल वावदा का ये कहना है कि जो 9 मई की सारी प्लानिंग थी वो बानी पीटीआई ने की थी और फिर फैज़ हमीद ने उनकी सहूलतकारी की। फैज़ हमीद ने इमरान खान के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं और फैज़ हमीद को बचाने के लिए ही बानी पीटीआई अब सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसकी कॉल दे रहे हैं। फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं होगा, सजा भी होगी। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, फैसल वाडा साहब के दावे हैं और एक पाकिस्तान में से पहले इतना हाई प्रोफाइल किसी आदमी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है। असद दुरानी साहब को हुआ था, लेकिन इतने वो हाई प्रोफाइल उस जमाने में नहीं हुआ करते थे ना, बहुत बाद में हुआ था। तो पूरी दुनिया की आंखें लगी हैं। इस केस को अगर ज्यादा फैलाया जाता है तो उसके अपने मोहरिकात होंगे और पाकिस्तानी सियासत पे बड़े इसके दूर असरात हो रहे होंगे, क्योंकि सियासत में मुदाखलत फिर आने वाले जितने भी आपके अफसर हैं जो भी बैठे हुए और मुस्तकबिल में भी होंगे, वो तमाम के तमाम उनके लिए एक रीत पड़ गई है इस तरह की अकाउंटेबिलिटी की। तो मेरे ख्याल में मैं मुतात रहूंगा इस बात के ऊपर। और लेकिन इस केस को जितना सियासी रंग देंगे उतना मुतनाज़ा बन जाएगा। अगर सिर्फ ये फोकस रहता है कि जी फौज के अंदर जो कुछ हुआ तो उसको डिसिप्लिन करते हैं, अगर उसमें आप इमरान खान को इन्वॉल्व कर लेंगे, इसकी और इंटरनेशनल एक हैसियत बनेगी, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, उन पर से दबाव आएगा। तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। फैसल वाडा की अपनी ख्वाहिशात है, वो मैसेजिंग करते हैं और ये बात इसलिए भी होता है कि आप अपने हरीफ को दबाव में लेकर आए कि देखो कि तुमने हमारी बात ना मानी तो हम अभी ये करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने अपना तज़किया पेश किया, सारी सूरत पर एक नज़र डाली। और फैसल वाडा की जहाँ तक बात करें, बैरिस्टर गौहर से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी मुलाकात हुई थी, वो गुजर रहे थे और जाते जाते उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे भाई हैं, इनसे सवालात ख्याल से करें। और इस पर बड़ी एक खुशगवार सा एक तासुर आया जिसमें बर्फ़ वाकई पिघलती हुई हमें दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बात करते हैं, जिन्होंने भारत के
जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया और कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भारत के जसप्रीत बुमराह और जनूबी अफ्रीका के मार्क क्विनिसन की भी नामजदगी हुई थी, ताहम हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। हारिस रऊफ को नवंबर की कारकर्दगी की बुनियाद पर प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। कौमी क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में 10 विकेटें हासिल की थी, जिसका हम जिक्र कर ही रहे थे कि वो वाले हारिस रऊफ हमें कहीं और दिखाई नहीं देते जो ऑस्ट्रेलिया में थे। और जनाब ये भी याद है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 बरसों के बाद वनडे सीरीज जीती थी। हारिस रऊफ ने नवंबर में मजमूई तौर पर 18 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे, T20 और टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में इंग्लैंड के जॉय रूट की हुक्मरानी खत्म हो गई, जिसके बाद इंग्लिश बैटर हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए हैं। पाकिस्तान के साउथ शकील की पोजीशन 10वें नंबर पर बरकरार है, जबकि बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है। कौमी स्पिनर नुमान अली 1 दर्जा तरक्की के बाद दोबारा टॉप 10 फहरिस्त का हिस्सा बन गए हैं। शाहीन आफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली से 18वें नंबर पर चले गए हैं। ऑलराउंडर्स में इंडिया के रविंद्र जडेजा का पहला नंबर बरकरार है। आईसीसी की जानिब से जारी वनडे बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम पहली, भारत के रोहित शर्मा बदस्तूर दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि इस फहरिस्त में तीसरी पोजीशन पर भारत के ही शुभमन गिल मौजूद हैं। अलावाजी T20 रैंकिंग में अगर बात करें तो ट्रेविस हेड बैटिंग और इंग्लैंड के आदिल रशीद बॉलिंग में पहले नंबर पर हैं। तो जनाब ये थी जो रैंकिंग जारी हुई है उसकी डिटेल्स। अब हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा, कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बहुत सी सियासी बातें हो गई, अब माहौलियात की बात भी कर लेते हैं। इस मसले पर जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक हैं फिक्रमंद हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मौसमियाती बहरान सर उठा रहा है, मगर ऐसे में पाकिस्तानी प्रोफेसर ने इस मसले के हल के लिए शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और आपको बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं कि लम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद की मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक प्रोजेक्ट ने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया है। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। गोल्डन बेल प्राइज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC में शानदार कामयाबियों और मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए जदीद मतवाजी कंप्यूटिंग की शराकत का एक सालाना अवार्ड है, और इस अवार्ड को सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल भी कहा जाता है। पाकिस्तानी रिसर्चर की टीम ने ये अवार्ड अपने मंसूबे एक्सा स्केल क्लाइमेट एमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हुए अर्थ सिस्टम मॉडल आउटपुट को बढ़ाना और पेटाबाइट्स को उनके स्टोरेज में महफूज करने के लिए हासिल किया है। और डॉक्टर खालिद का ये अहम काम है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मसनूई जहानत की मदद से दुरुस्त पेशगोई और वक्ती खबर देने का एक मंसूबा है। इन पेशगोइयों में सैलाब, गर्मी की शदीद लहरें, समंदरी तूफानों की मालूमात शामिल हैं। मज़ीद ये मॉडल क्या है, इसे कैसे तैयार किया गया है और पाकिस्तान इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है, प्रोफेसर साहब से ही जान लेते हैं। जी हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? Walaikum salam, Hina, and thank you, Adil, for your kind words. I truly appreciate. Right, sir. Ali here. और बताइएगा कि इस वक्त आपने कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया, और ये गोल्डन बेल वाकई एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे पाकिस्तान के लिए भी, और आप पहले शख्स हैं। तो ये बताइएगा कि कैसे इस पर काम शुरू हुआ, और मौसमियाती तब्दीली के बारे में सभी कंसर्न है, आप कैसे कंसर्न हुए? थैंक यू अली, ट्रूली अप्रिशिएट। आई थिंक आपने बिल्कुल इसको सही बयान किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो लिस्ट ऑफ वनरेबल कंट्रीज के अंदर शामिल है। यानी इनफैक्ट मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से हैं, पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है। जो आपने पहले सवाल किया था कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स को, तो उसके लिए हमें ज़रूरी जानना कि क्लाइमेट डेटा की कितनी अहमियत है। जो ओवरऑल क्लाइमेट डेटा होता है वो जितना हाई रेजोल्यूशन होगा, हम क्लाइमेट में जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो क्लाइमेट इज जस्ट नॉट वेदर, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लाइमेट एक पूरी माहौलियात है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें कपल हुई हैं, तो इन सबको एनालाइज करने के लिए इनमें जो वेरिएबिलिटीज आ रही हैं उनको हमें जांचने के लिए सो वी नीड क्लाइमेट डेटा। तो क्लाइमेट डेटा की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, और जितना हमारे पास क्लाइमेट डेटा हाई रेजोल्यूशन होगा
उतनी हम बेहतर प्रेडिक्टेबिलिटी कर सकते हैं. So when I say high resolution, it means high resolution in space and high resolution in time as well. ओके. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो मॉडल आपका है वो क्या है बेसिकली, और इससे कैसे जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनको समझने और पेशगी जो मौसमी असरात हैं उसको समझने के लिए मदद मिल सकती है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन करें. Thank you very much. हमने जो बनाया वो वी कॉल इट एक्सोस्केल क्लाइमेट एमुलेटर. जो क्लाइमेट एमुलेटर है बेसिकली एक तरह का स्मार्ट टूल है जो कि क्लाइमेट सिमुलेशंस की तरह का डेटा जनरेट करता है. नॉर्मली जो क्लाइमेट सिमुलेशंस होती हैं उनका डेटा आ रहा होता है. यू हैव फिजिक्स की इक्वेशंस हैं जिनको हम रन करते हैं एंड वी गेट द क्लाइमेट डेटा. और जो क्लाइमेट डेटा की जो इक्वेशंस हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू रन ऑन कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट पावर. एंड वंस वी हैव द डेटा, उस डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है. सो उसमें दो इश्यूज हैं. एक तो हमें बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर चाहिए और फिर इसको बहुत ज्यादा स्टोरेज भी चाहिए स्टोर करने के लिए, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन होगा तो उसके लिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. तो हमने कहा कि क्या हम ऐसा क्लाइमेट एमुलेटर बना सकते हैं जो कि ऑन डिमांड हाई रेजोल्यूशन डेटा जनरेट करे. तो हमने क्या किया कि हमने एक क्लाइमेट एमुलेटर बनाया जो कि क्लाइमेट सिमुलेशन के ऊपर ट्रेन होता है. एंड वंस इट इज ट्रेन्ड तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो क्लाइमेट एमुलेशंस जनरेट कर सके जो कि क्लाइमेट सिमुलेशन से मुताबिकत रखते हैं. और इस तरह हम क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी को, क्लाइमेट के फोरकास्टिंग को, प्रेडिक्शंस को, इन सबको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. राइट. तो सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली है आप उसको माहौलियाती तब्दीली से मुख्तलिफ मानते हैं? नहीं, so they want the same thing. So एक वेदर है, क्लाइमेट है. I think climate is a superset of weather. Yeah. ओके. तो ये बताइएगा कि किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि आप जो क्लाइमेट है उसमें कोई चेंज अगर आने वाला हो तो ये एमुलेटर किस तरह से मदद दे सकते हैं? जी, हमारे पास जो सिमुलेशन डेटा आ रहा होता है वो महदूद होता है. और अगर हमने डिफरेंट सिनेरियोज को प्रेडिक्ट करना है, मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कौन कौन सी जगह जो है वो ज़्यादा वनरेबल है, फ्लड्स के लिए कौन कौन से इलाके ज़्यादा वनरेबल हैं, इसे सब जांचने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. क्योंकि सिमुलेशन से हमारे पास डेटा महदूद आ रहा होता है तो हम क्लाइमेट एमुलेशन से डेटा जनरेट करके उन सिमुलेशंस को हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको हम एड कर सकते हैं ताकि हम बेहतर प्रेडिक्शन कर सकें और बेहतर फोरकास्टिंग कर सकें डिफरेंट सिनेरियोज. ठीक है. वैसे तो पूरी दुनिया जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो खुसूसी तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर. आपको क्या लगता है कि इन तब्दीलियों से निपटने के लिए कौन कौन से इक़दामात हैं जो होने चाहिए? क्लाइमेट चेंजेस जो है ना वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हम इकोनॉमिक्स को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है. तो वी नीड टू टेक दिस क्लाइमेट चेंज एज अ होल and we need to take mitigation and adaptation both together. So हमने इन changes को mitigate भी करना है. So जिनकी जो वजूहात हैं उनको हमने counter भी करना है और हमने फिर adapt भी करना है. मिसाल के तौर पे the weather is changing and climate is changing. तो हमारे पास हमारी जो फूड है, जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इम्पैक्ट हो रही है. हमें किस इलाके में कौन सी फसल उगानी है, वेदर की वेरिएबिलिटी क्या है, उसके मुताबिक हमें अपने फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि हम फूड सिक्योरिटी के इशू में ना फंस जाएं. बिल्कुल. तो ये बताइएगा कि इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ आपने सोचा कि इतना डाटा एक साथ इकट्ठा किया जाए और उसके लिए ऐसे प्रोसेसेस तैयार किए जाएं जिससे आप उसे प्रोसेस भी कर सकें? जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए जहाँ स्टोरेज की ज़रूरत है वहाँ प्रोसेसिंग पावर की भी ज़रूरत है. तो डाटा इकट्ठा करने की इब्तिदा कहाँ से हुई? Thank you for this wonderful question. So it all started around 2 years ago, and when I was visiting King Abdullah University in summer in 2022. And then we discussed this idea that how can we develop this climate emulator. And then we gathered a multidisciplinary team who can work on this project. This project के अंदर we had people from climate, we had people from high performance computing, and we had people from statistics and AI. जो इसमें मेरा रोल था, so I developed the core algorithm जो हम क्लाइमेट को मॉडल करते हैं स्पेशल डेटा के अंदर और उसकी हार्मोनिक डोमेन के अंदर. So I contributed to the climate modeling
एंड देन द मेन चैलेंज वाज हमने इतनी कंप्यूट पावर कहाँ से लेके आनी है, तो उसको हमने रन कहाँ पे करना है. And then we approached different supercomputers in the world, and they gave us allocation of those supercomputers. अभी जो हमने रन किया है इसको, हमने जो टॉप 10 सुपरकम्प्यूटर्स हैं उनमें से 4 में रन किया हमने. इसमें जो टॉप रैंक फ्रंटियर है, हमने उसके ऊपर भी इसको रन किया. सो वी हैड टू डेवलप एन एल्गोरिथम जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर रन हो सके. ओके. और डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तो सारा डेटा कलेक्ट करना और ये प्रोजेक्ट बनाना, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल अवार्ड इस प्रोजेक्ट का जीतना, कैसी फीलिंग्स थी आपकी, पूरी टीम की क्या फीलिंग्स थी? और मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये पहला इनाम है जो पाकिस्तान आया. एग्जैक्टली. जी, आई एम डीपली humbled in fact to get this award for Pakistan, and I'm glad that I could represent Pakistan and I could represent LUMS for this award. And indeed it is a milestone, and but normally हम बच्चों को भी कह रहे होते हैं कि जो success that is not fatal and sorry, failure is not fatal, is not final, but it is the courage that continues, and so we should keep on pushing the boundaries. बिल्कुल, कीप ऑन पुशिंग द बाउंड्रीज. डॉक्टर साहब, जो आप कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है. और गोल्डन बेल प्राइज़ का पाकिस्तान में आना बहुत ही खुशाइंद है. बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक के लिए. और डॉक्टर साहब की तरह ही बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त बेताब हैं कुछ कर दिखाने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में. उनको भी जगह दीजिए, उनको भी मौका दीजिए. और लम्स जैसे इदारे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ऐसे इदारों में नर्चर होना ज़्यादा आसान होता है. बाकी इदारे भी अपना किरदार अदा करें. प्लीज़ ब्रेक के बाद हाजिर हूँ. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब. साउथ एशियन स्कॉट वर्ल्ड राउंड मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड कायम करने वाले नो बट ने स्कॉट इवेंट के फाइनल राउंड में पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में कामयाबी हासिल करके नया एशियन रिकॉर्ड कायम कर दिया है. माशाल्लाह से नो दस्तगीर बट ने 400 किलोग्राम स्कॉट उठाकर नया एशियन रिकॉर्ड बनाकर करीबी हरीफ ताइवान से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन वांग पीयू 380 किलोग्राम और इसके अलावा आंद्रे 365 किलोग्राम न्यूट्रल एथलीट को पीछे छोड़ दिया है. नो बट ने बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि डेड लिफ्ट और टोटल में डिस्क्वालीफाई हो गए. इससे कबल नो दस्तगीर बट ने जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था. 3 तलाई और 1 कांसे का तमगा अपने नाम किया था. मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं. बिल्कुल, नू हमारे साथ मौजूद हैं. नू, बहुत एक बार फिर हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमें तो अब आदत सी पड़ती जा रही है कि हर हफ्ते हर महीने हमें नू का एक इंटरव्यू इसलिए चाहिए होता है कि नू कोई ना कोई मेडल लेकर आए होते हैं. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद ये मेडल जीतने के लिए, डेड लिफ्ट का जो आपने मेडल हासिल किया है. पहले तो इसके मुतालिक बताइए, कितना इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंट तो हर मेडल है, लेकिन एशिया का जो टाइटल था वो मेरे पास नहीं था. मेरे पास यूथ में टाइटल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीनियर में टाइटल नहीं था. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है हमें सीनियर में जो है एशिया का टाइटल दिया. और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने जो है एशिया का जो है रिकॉर्ड किया 400 kg जो है स्क्वाट करके, और सिल्वर मेडल लिया हमने बेंच प्रेस में. और इसके अलावा जो डेड लिफ्ट थी उसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब हम स्क्वाट कर रहे थे तो मेरी स्क्वाट की जो सेकंड अटेम्प्ट थी वो मिस हुई थी हमसे 400 kg, जिसकी वजह से मेरे जो लेफ्ट शोल्डर में जो है वो इंजरी हो गई थी. और मेरे ड्यूरिंग कंपटीशन जो है मेरे नेल्स जो है वो 3 जगह से जो है वो उखड़ गए थे. तो जिसकी वजह से जो है हम जो डेड लिफ्ट पे थे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए. अदरवाइज हम एक भी डेड लिफ्ट जो है वो पास कर लेते तो हम जो है ओवरऑल में भी गोल्ड थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम उसमें जो है लिफ्ट हमारी तीनों फेल हो गई इसी इंजरी और इंजरी होने की वजह से. तो इस वजह से जो है हम ओवरऑल में मेडल मिस कर दिया. अदरवाइज हम जो है टोटल की गोल्ड मेडल के लिए ही आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने जो है ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एशिया का रिकॉर्ड भी दिया और मेडल भी. हमारे लिए तो यही बड़ी बहुत जबरदस्त चीज है. हमें पूरा यकीन है आगे आप ले लेंगे. जो मेडल मिस हुआ है वो भी आपके पास ही होगा. मैं तो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपसे जानूं टोटल मेडल्स हो कितने गए हैं आपके पास, कितने गोल्ड हैं आज तक के, कितने सिल्वर हैं, जरा ये तो बताया ना, डिटेल्स काउंट किए हैं आपने अपने मेडल्स? इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 42 मेडल्स हो जाएंगे. मैंने इंटरनेशनली 42 मेडल्स जीते हैं, और नेशनली मेरे पास भी तकरीबन
30-35 के करीब मेरे पास हो गए होंगे। मुझे इस बात का अंदाजा माशाल्लाह। था कि आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होंगे कि कितने मेडल्स जीत लिए। कहाँ याद रहता नहीं, है जब इतने मैं मेडल्स हो आपके पास? हाफ सेंचुरी करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह। जल्द से जल्द आप इंटरनेशनली करेंगे और हमें उम्मीद नहीं है, हमें यकीन है इस बात का कि आप करेंगे। नू, ये बताइएगा कि इंशाल्लाह। कैसे डिसाइड करते हैं आप कौन से मुकाबले में शिरकत करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ से मेडल लेकर आना है, कितनी तैयारी करनी है, कौन डिसाइड कर रहा होता है ये? बेसिकली पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है जो इस चीज का हमने प्लान बनाया था पूरे साल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला साल का ये प्लान बना था जिसमें कॉमनवेल्थ थी और एशिया थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमने अचीव करनी है। अब नेक्स्ट जो है अगला जो हम अब बनाया गया वो वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप है और वर्ल्ड गेम्स है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके लिए जो है अभी से प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देंगे और हमारी फेडरेशन ने ऑलरेडी उस चीज के लिए एंट्रीज वगैरह हर चीज रेडी रखी हुई है कि जैसी एंट्रीज खुलेंगी हम एंट्रीज भेज देंगे और हम विद इन 6 मंथ जर्मनी में जो वर्ल्ड क्लासिक ओपन चैंपियनशिप हो रही है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि उसमें भी जो है पाकिस्तान के लिए जो है सीनियर में जो मेरे पास वर्ल्ड का अभी तक टाइटल नहीं हुआ, जूनियर में मैं वर्ल्ड चैंपियन हुआ वेट लिफ्टिंग में, लेकिन सीनियर का मेरे पास टाइटल नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो जर्मनी में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। फेडरेशन की सपोर्ट आपको है, आप बता रहे हैं जो जितनी अचीवमेंट्स आपकी अभी तक की हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है और जो दीगर कुछ स्पॉन्सर के मसाइल आते हैं एथलीट्स को वो मसले तो नहीं है आपके साथ? दरअसल जो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है उसे एसोसिएट अभी तक नहीं किया गया स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ। मैंने इस चीज की रिक्वेस्ट की थी पहले भी और मैं दोबारा करता हूँ कि इसको जो है जल्द से जल्द एसोसिएट कर दिया जाए। पेपर वर्क हो रहा है लेकिन बहुत स्लो प्रोसीजर में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसको बड़ी जल्दी कर दिया जाए ताकि हमारे जो इस चीज की टेंशन होती है प्लेयर्स को कि यार हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमने जाना किस तरह है, हमें स्पॉन्सर कौन करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली पावर लिफ्टिंग जो है वो स्पॉन्सर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सतह पे इस पे जरूर जल्द से जल्द एक्शन लेगी ताकि जो है ना इसको एसोसिएट किया जाए। तो मेरे साथ जो इस वक्त जो स्पॉन्सर चल रहे हैं जो मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं, एक तो AK ग्रुप कंपनी है, अरशद खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होते हैं और उन्होंने जो है मुझे पर्सनली मुझे अप्रोच करके जो है मुझे स्पॉन्सर किया है और वो मुझे जो है लेकर आए हैं। और एक मेरी टीम एक्टिवेट है जो कि लाहौर और नेशनल हॉस्पिटल से रिलेटेड है, वो भी जो है ना मुझे लगातार तकरीबन 2 साल हो गए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ साथ साउथ अफ्रीका के लिए भी उन्होंने जो है मुझे स्पॉन्सर किया था। और ये अगले नेक्स्ट जितने भी कंपटीशन है अरशद खान साहब ने इस चीज की जो है ना मुझसे वादा किया है कि वो जो है तमाम कंपटीशन पे जो है ये बहुत अच्छी बात है वो ही कि करेंगे। आपके मोहसिन आपके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म भी तैयार करना पड़ता है जिसके बारे में आप पहले शिकायत करते हुए दिखाई दिए थे और कहते हुए सुनाई दिए थे कि आपको जो मदद हुकूमत की जानिब से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्या अब मिल रही है? देखें एज अ पॉलिसी गेम्स में वो लोग करते हैं और उन्होंने किया भी है। जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का जब आपको पता था मैं जब चैंपियन हुआ था तब उन्होंने मुझे काफी इनामत पाकिस्तान से मिले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं लास्ट साउथ अफ्रीका में जब विन करके आया हूँ तो उसके बाद गवर्नमेंट सतह पे कुछ भी नहीं किया गया। और अब जब मैंने एशिया का भी मेडल लिया, एशिया का रिकॉर्ड भी किया, तो गवर्नमेंट सतह पे मुझे किसी ने भी जो है अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। और लेकिन मैं यकीन माने इनका मुंतजिर भी नहीं हूँ कि मुझे जो है ना बिल्कुल आप कौम के हीरो हैं और पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है कि आप कहाँ कहाँ जाकर मेडल लेकर आते हैं, पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करते हैं। जब आप वो परचम लपेटते हैं अपने गिर्द तो हमारी सबकी क्या फीलिंग्स होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे मोराल थोड़ा डाउन होता है जब उस तरह की अप्रिसिएशन आपकी गवर्नमेंट से आपको नहीं मिलती जहाँ आप अपने मुल्क को जाकर आगे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जीत कर भी वापस आते हैं। देखिए वो तो डिसअपॉइंटेड फिर इतनी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज लाइफ में देख ली है तो मुझे जो है इतना फील नहीं होता इन चीजों को लेकर। क्योंकि मैंने 42 मेडल जीते हैं जिसमें से मेरे मुझे 1 मेडल के इनामत मिले और किसी के नहीं। तो मैं इतनी जो अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि अब जो लोग आपको देख रहे हैं स्पेशली इस गेम से भी बहुत सारे लोग जो हैं
उस तरह से इंस्पायर नहीं थे जिस तरह से आपने अब करना शुरू कर दिया है। Exactly. नू एक अलामत बन गए हैं वेट लिफ्टिंग की जो मुकाबले हैं। नू बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और नू जैसे हमारे हीरोज़ हैं जो अकेले इस मैदान में उतरे हैं जिसमें कोई पाकिस्तानी उस तरह से दिखाई नहीं देता है। तो ये वो गेम्स हैं जो नू जैसे खिलाड़ियों की वजह से शोहरत हासिल कर रही हैं। हम नू के शुक्रगुजार हैं, ना सिर्फ इसलिए कि वो गोल्ड मेडल्स लेकर आते हैं, दीगर मेडल्स हमारे लिए लेकर आते हैं, लेकिन इसलिए भी कि वो एक अहम गेम जो पूरी दुनिया में मकबूल है लेकिन पाकिस्तान में कम मकबूल है, उसकी मकबूलियत में भी इजाफा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नू हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक जनाब। सेगमेंट सफ़र है शरद का नया सिलसिला आपने देखा जिसमें वकार अहमद मलिक साहब बाइसिकल पर सफ़र कर रहे थे साद शाहजेब के साथ, और बाइसिकल पर सफ़र के बाद अब जो वो वापस पहुंचे हैं तो अब वो तरीक़ाकार बता रहे हैं बाकी अफराद को जो बाइसिकल पर सफ़र करना चाहते हैं कि कैसे उसकी तैयारी की जाए। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। और मौजू हमारा ये है कि कराकोरम हाईवे पर साइकिल पर सफ़र कैसे किया जाए। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि कराकोरम हाईवे, जैसे कि आप जानते हैं कि बाईसाइकिलिस्ट जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली मकबूल है, तो उस वाले से जब हम तस्वीरें देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो हमारे जहन में एक बात आती है कि शायद ये बड़ी खूबसूरत है, फैंटेसी सी एक आती है हमारे जहन में। लेकिन एक्चुअली रियलिटी और फैंटेसी में बड़ा फ़र्क होता है। तस्वीरें मैं भी बहुत खूबसूरत लगा के आपको एक तहय्युर में, हैरत में डाल सकता हूँ, आपको एक फैंटेसी लैंड in Islamic capital markets. Now, having said this, we all know well that to fully realize the potential of Islamic finance, this journey requires a collective effort. Scholars, financial institutions, regulatory bodies, and industry practitioners must collaborate to address the existing challenges. And also going forward, develop innovative Sharia-compliant financial products and build public trust. We must ensure that Islamic finance is not only rooted in Sharia principles, but also practical, transparent, and capable of meeting the evolving needs of our people. Now, I would have really liked to join you in Karachi in person, but certain commitments came up. Now, I would have really liked to join you in Karachi in person, but certain commitments came up here in Islamabad, and therefore my apologies that I could not be there in person. But just looking at the entire schedule, it looks very promising, and I'm sure you will all have productive deliberations and look forward to the impactful outcomes of this gathering. I would like to again thank you all. I would specifically welcome all the delegates and all the senior practitioners who have come from काम है, बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली कराकोरम हाईवे, बहुत ज़्यादा अप डाउन हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ उतराइयाँ हैं, और वो जो हैं वो आपको इस बात पे मजबूर कर देती हैं कि आप साइकिल जो है वो चलाएं। तो चलाने से मुराद ये है कि पैदल उसको साथ लेके चलें, और इस तरह आपका कम से कम 50-60 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हो सकता है कि पैदल हो। अब हम बात करेंगे, यानी आप तो गिलगित की बात कर रहे हैं। साइकिल्स के हवाले से लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जगह मौजूद हैं जहाँ इम्पोर्टेड बाईसाइकिल्स मिलती हैं। इस साइकिल एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी तरह का आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी क्वालिटी इन चीज़ों पे। तो यूज्ड में आपको अच्छी बाईसाइकिल्स जो हैं वो मिल जाती हैं 50K टू फिर
70, 80, 90। मतलब ये है कि ये आपको एक अच्छी बाईसाइकिल मिल सकती है। और अगर आप अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू है तो आप ये भी कर सकते हैं कि बाईसाइकिल का टूर करने के बाद वो आप बेशक यहाँ आके सेल कर दें या फिर वापस जाके बेच दें, तो फिर वो जो डिफरेंस है वो कोई ख़ास डिफरेंस इतना नहीं रहेगा। तो इस हवाले से बाईसाइकिल जो है उसका चुनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। किसी ऐसे बाईसाइकिलिस्ट से ज़रूर रहनुमाई भी लीजिए और लेते रहिए कि साइकिल के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लगेज जो है, सामान जो है, वो आपने बहुत केयरफुली उसका चुनाव करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते। तो अपने कपड़ों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की रवैया अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जिस तरह वो मिनिमलिस्ट होते हैं ना। मतलब आपको 1-2 ट्राउजर्स, 1-2 शर्ट्स के साथ निकलना चाहिए, और रास्ते में किसी जगह पे भी कोई आपको ऐसी जगह नज़र आती है तो उनको डिस्पोज ऑफ करके तो कोई नहीं ले लें, लेकिन ये ना करें कि वो घर से कोई ऐसा बैग बना के लेके आए जिसमें सारी चीज़ें हों। तो टूथब्रश, आपका रेजर वगैरह शेव के लिए, या इस तरह की बहुत छोटी मोटी चीज़ें, इनका तो उतना वजन नहीं होता, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर साइकिल का अपने जो गियर्स हैं या अपने जो एक्सेसरीज हैं, ऐसी चीज़ें, मसलन आपको एक चेन जो है वो आपको हर सूरत में रखनी चाहिए एक्स्ट्रा, ट्यूब जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा, टायर जो है वो आपको एक्स्ट्रा। हमने 2 रखे हुए थे, और उस वक्त ये ऐसे लग रहा था जैसे ऐसे हम कोई फालतू का सामान उठा रहे हैं। रास्ते में ऐसी जगहों पे कुछ मामलात ऐसे हुए कि हम यही सोच रहे थे कि का शुक्र है हम ये चीज़ें ले आए, वगरना यहाँ पे क्या करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये बहुत एक केयरफुली इनकी लिस्ट बना लें। और बाईसाइकिल के हवाले से पंप है, कई दफ़ा एक छोटा सा औजार होता है और वो नहीं होता और आप मुकम्मल तौर पे बेबस हो जाते हैं। तो इसके हवाले से जो किट है वो किसी बाईसाइकिलिस्ट जो हैं उनकी रहनुमाई से वो किट जो है वो तैयार करें। उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें करने के बाद आप बाईसाइकिल पे निकलते हैं, और वो आपको जो चढ़ाई है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करती है, परेशान करती है। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि हर चढ़ाई की एक उतराई होती है, और जिस तरह हर बुराई के बाद अच्छाई आती है, हर रात के बाद एक सुबह आती है, बिल्कुल इस तरह हर चढ़ाई के बाद एक उतराई आती है जो आपको मज़ा करा देती है। तो ये चीज़ें जो हैं, चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, ये सारे सिलसिले जो हैं वो जारी रहते हैं। डेस्टिनेशन के हवाले से जितनी भी है वो आपको पूरी एटनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार होनी चाहिए कि, और उसको आपको फॉलो करना चाहिए। बाईसाइकिल की जो, अब अगर मुझसे आप की चीज़ पूछें, बहुत ही की थिंग, बहुत ही अहम तरीन तजवीज़ जो मैंने इस पूरे उसमें सीखी बाईसाइकिल पे ट्रैवल करते हुए, वो है आपका, अगर आप अर्ली राइजर नहीं हैं, अगर आप 6 बजे बाईसाइकिल स्टार्ट नहीं करते, आपके लिए हेल हो जाएगा, आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप सुबह 4 घंटे अगर बाईसाइकिल चला लेते हैं 6 से 10, तो उसके बाद आपके पास बहुत मार्जिन आ जाता है रेस्ट करने का, सुकून करने का। उसके बाद आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन होता है। अब ये इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें एक्चुअली कोई फार्मूला नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि आप रोज़ाना 40, 50, 60, 70 करें। आप हो सकता है किसी दिन 70 कर पाएँ, हो सकता है किसी दिन 50 कर पाएँ, और ऐसी भी बीच में ऐसी जगह हैं जहाँ पे हो सकता है कि आप पूरा दिन 30, 35 कर पाएँ। तो ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होगा, तो इसलिए कोई फार्मूला नहीं है कि आपने डेली कितना चलना है। ये तो अकॉर्डिंगली ये आप जब आइटनरी बनाते हैं तो उस वक्त आप देखते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि केयरफुली करना बहुत ज़रूरी है। अकेला से 1 और 2, 11 वाला मामला है। अगर आपका ग्रुप है और आप उस तरह चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी इस हवाले से हो जाती है कि किसी तरह की हेल्प जो है वो हो सकती है। अदरवाइज़ सोलो भी डूएबल है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा कोहिस्तान रीजन, फिर आप जब गिलगित आ जाते हैं, फिर ये तमाम के जिस हवाले से तो आपको मालूम है कि बहुत मुनफरिद है। तो जो बाईसाइकिल का जो कराकोरम हाईवे पे करना है, ये बिल्कुल मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल है, थोड़े से सरप्राइजेस मिलते हैं आपको शुरू में ही। मतलब आपको मोटरवे पे तो अलाउ नहीं होता, यानी अप टू थाकोट। तो अब जो थाकोट तक आपने जाना है तो वहाँ से आप शिंक्यारी और इचरी से जाते हैं, तो पहली चढ़ाई जो बटल है वही आपका सारा मूड का सत्यानाश कर देती है कि अगर ये सब कुछ है, लेकिन वो बहुत कम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा राइज करना होता है। तो इसी तरह की कुछ आगे जो है वो सरप्राइजेस आते रहते हैं, लेकिन ये सारा पार्ट ऑफ जर्नी है और ये मुमकिन है। और मेरा ख्याल है कि ये जो कल्चर है बाईसाइकिल वाला, जो कि पिछले 50-60 सालों में
फॉरेनर्स में तो बहुत ज़्यादा है और रहा है, अब पाकिस्तान में भी मकबूल होना चाहिए। ऑलरेडी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने किया हुआ है कराकोरम हाईवे बाईसाइकिल पे, सबको करना चाहिए। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आपकी अपने साथ मुलाकात हो जाती है। देखते रहिए सफ़र है शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, आगाज़ में मैंने मौसम की जब बात की थी तो मौसम की तब्दीली के साथ साथ कुछ हमें वायरल इन्फेक्शंस घेर लेती हैं, कुछ नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आम हो जाती हैं। उसके लिए मैंने कहा था कि हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और ज़रूर हम एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि मौसम जब ज़्यादा सर्द हो जाता है तो ये जो डिजीज़ हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, खांसी है, ये आम बीमारियाँ बन जाती हैं और मैं कह रही हूँ 100 में से 99 लोगों को कुछ ना कुछ हुआ होता है इनमें से। और इसके अलावा ठंड के सबब दीगर जो अलामात हैं वो भी आने शुरू हो जाती हैं। सर में दर्द होती है, सर्दी लगती है और नाक जो है वो बहरा होता है। इस तरह की जो सिचुएशन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे और जो एल्डरली पीपल हैं वो मुतासर होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो थोड़ा बहुत जिन लोगों का कमज़ोर होता है वो इससे डायरेक्टली मुतासर होते हैं। और तिबी माहिरीन जो है इसमें क्या राय देते हैं, क्या हमें अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कैसे बेहतर हो, इसकी हमें ज़रूरत होती है। यही जानने के लिए आज हमने कहा जी डॉक्टर साहिबा से बात करें। हमारे साथ डॉक्टर सादिया खालिद साहिबा मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की हमें ज़रूरत है इस मौसम में। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। बताइएगा, सर्दी आ गई है और हमारे कुछ शहर हैं उसमें कम सर्दी है, जैसे कि कराची में, और लाहौर में तो इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है, बामुश्किल गुजारा हो रहा है जब तक अब हीटर्स निकलने वाला टाइम आ गया है। तो आप ये बताइएगा, इसमें अमूमन ऐसा होता है कि आपकी बॉडी एक ट्रांजिशन से गुजर रही होती है और उस ट्रांजिशन की वजह से कुछ बीमारियां आती हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये नज़ला ज़ुकाम है, ये दोनों में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा देखिए, सर्दियां आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ लेके आती हैं। उसमें सबसे कॉमन मैंने बताया इन्फ्लुएंजा, व्हिच इज वेरी कॉमन, जो कि इसके अलावा कॉमन कोल्ड है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हों उससे कुछ महीने पहले सितंबर या अक्टूबर के एंड में एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा लें, जो कि 6 माह से जो बड़े उम्र के बच्चे हैं वो लगवा सकते हैं, बुजुर्ग जो 65 ईयर्स एंड अबव हैं वो लगवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन लगवाने से ये होता है कि प्रिवेंशन एक तो होती है, और अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई इलनेस है तो उसके सिम्टम्स इतने ज्यादा जो है वो जो है डैमेज कॉज नहीं करते। तो वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंशन। उसके अलावा सर्दियां आती हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें अपना हैंड हाइजीन का। थोड़ा बाहर आ रहे हैं बच्चे स्पेसिफिकली या बुजुर्ग लोग, जब बाहर से आते हैं अपने हाथों को जरूर साफ सुथरा रखें। इम्यूनिटी बूस्ट अप करना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमें अगर जी आप कंप्लीट कीजिए। जी, उसके लिए विटामिन सी, आयरन, जिंक, ये सब वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो हमने तो स्मॉग में भी यही सब कुछ देखा, और अब जब कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्मॉग जो है वो ख़त्म हुई है या कम हुई है, ये कह सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हुई। उसके बाद फिर अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जिस तरह से अली ने कहा कि ट्रांजिशन जो चल रही है वेदर की, उसमें भी हम ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मुतासर हो रहे हैं। तो एक तो फ्लू शॉट्स का आपने बताया कि आप वो उससे एहतियात जो है वो बरती जा सकती है। डाइट जो है वो आप क्या कहती हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तब्दील करना अपनी डाइट को अकॉर्डिंग टू द वेदर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे कितनी हेल्प मिल सकती है? अच्छा देखिए, स्पेसिफिकली बुजुर्गों और बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि अपनी डाइट में वो एक तो जिंक और विटामिन सी ये जरूर ऐड करें। आयरन रिच फूड खाएं। अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करें। डाइट में यखनी है, सूप है, एक बोन ब्रॉथ जिसको हम पुराने जैसे हमारी माएँ और दादियां जो है वो हड्डियों की जो यखनी होती है, दैट इज रियली गुड। इट्स रिच इन सारे आपके मिनरल्स हैं उसमें, आपको एक एनर्जी मिलती है, कोलेजन मिलता है। तो यखनी इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कि आप सर्दियों में बच्चों को भी पिलाएं और बुजुर्गों को भी इसका इस्तेमाल करवाएं। जबरदस्त। तो और डॉक्टर साहब, एक जो खराश रहती है गले में मुसलसल, उसकी क्या वजह है और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? अच्छा देखिए, यूजुअली खराश है पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि जो नाक से पानी गिरता है गले में, उसकी वजह से बार बार आपको अपना थ्रोट को क्लियर करना पड़ता है। तो खराश के लिए कोशिश ये करें कि जब आप बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप इनहेल कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली लाहौर में क्योंकि स्मॉग होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके लिए मास्क का इस्तेमाल करें जब आप बाहर निकलते हैं। और अगर पोस्ट नेजल ड्रिप है, बहुत लगातार हो रही है, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
ओके। और डॉक्टर साहब भाई, डॉक्टर का आपने जिक्र किया है, तो हम तो यूजुअली ऐसे ही करते हैं कि अगर एक बार घर में कोई भी बीमार हो गया, खा वो बच्चा है या बड़ा, अगर बच्चे को चक्कर आती है तो दीगर बच्चों की भी मेडिकेशन हम वो खुद ही से कर देते हैं, वही वाली जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, ऑल्दो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक भी हो तो भी वो हम पूरा कोर्स दूसरे बच्चे को भी रिपीट करा देते हैं। ये क्या कितना ज़्यादा डेंजरस है और इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्योंकि मेडिकेशन ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत खतरनाक है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट मेंट फॉर ऑल इलनेस। मतलब खुद से किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना बाहर के ममालिक में एक जुर्म है, जो कि हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है कि आप काउंटर पे गए हैं, फार्मेसी से आप कोई भी एंटीबायोटिक उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विदाउट किसी बाहर की किसी मुल्क में आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई एंटीबायोटिक खरीद नहीं सकते। तो एंटीबायोटिक्स के लिए देखिए, मोस्टली जो सर्दी में इलनेसेस होती है वो वायरल होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स आर मेंट फॉर बैक्टीरियल, तो उसका कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो वाई, और अगर एक बच्चे को कोई, अब आपको नहीं पता कि एक बच्चे को वायरल है और आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दूसरे को भी आप वही दे रहे हैं, तो मतलब एक तो उनकी इम्यूनिटी इससे सप्रेस होती है। जो आप इतना फ्रीक्वेंट यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो बच्चों के अंदर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, और इन फ्यूचर जब वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टाइम आता है वो एंटीबायोटिक उन पर असर ही नहीं करती, जो कि हम आजकल डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने इतनी इस्तेमाल कर ली है एंटीबायोटिक और अब उसको प्रिवेंशन देनी है, तो क्या उसमें ब्रेक लाने से या उसकी ज़िंदगी में जब वो कोई बेहतर हो जाए, कोई ऐसी उम्र में चला जाए जिसमें उसकी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी हो, इम्यूनिटी बढ़ चुकी हो, तो उसमें अब एंटीबायोटिक की ब्रेक लाने से उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा या वो इम्यूनिटी उसमें डेवलप रहती है और एंटीबायोटिक का असर नहीं होता? अच्छा देखिए, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। एक डॉक्टर को पता होता है कि उसने कौन सी सिचुएशन में एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करना है, और अगर आपने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें बगैर सोचे समझे, मदर्स खुद दे रही हैं, तो प्लीज उसको बंद करें। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता मत इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपने रोक दिया है तो यस, आपके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस नहीं आती है, और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको रोक के विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ओके। और डॉक्टर साहब, मेजरली हम बच्चों की ज़्यादा बात करें क्योंकि वही इससे ज़्यादा मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चों की भी बात करूं तो बार बार डॉक्टर पर ले जाना भी इट्स नॉट सेफ, कि बार बार आप बच्चे को मेडिसिन जो हैं वो देते रहें और उससे उसको ठीक करने की कोशिश करें। होम रेमेडीज़ खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं जिन्हें ये फ्लू है या कफ है, उनको घर में हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे उनकी जो तबीयत है वो भी बेहतर हो जाए और हमें मेडिसिन जो है उनका भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े? अच्छा देखिए, इसमें हाइड्रेशन का बहुत अमल दखल है। बच्चे को अच्छा फ्लूइड दें, उसमें यखनी, सूप, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा जो होम रेमेडीज, उसमें स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में नेबुलाइजर है तो नॉर्मल सेलाइन से नेबुलाइज करें, कोई दवा वगैरह डालने की जरूरत नहीं। सिंपल नज़ला जुकाम खांसी में सिंपल नॉर्मल सेलाइन डाल के उससे नेबुलाइज करें फ्रीक्वेंटली। और इसके अलावा कहवा, हनी इन ल्यूकवार्म वाटर, इसके अलावा जिंजर का जूस, अगर तो उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके आप कहवे में डाल के बच्चों को या यखनी में डाल के दे सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चे तो उनको हम सॉल्ट वाटर गॉगल्स का कहते हैं, दैट इज रियली इफेक्टिव। इवन सॉल्ट वाटर स्टीम इज वेरी इफेक्टिव इन ओपनिंग अप जो नेजल पैसेजेस, आपके नाक के सारे जो बंद जो होती हैं नेजल पैसेजेस वो खुल जाती हैं। तो स्टीम एंड नेबुलाइजेशन, दैट इज रियली इफेक्टिव। नेबुलाइजेशन कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए ये भी जरा बता दें, अगर नॉर्मल सेलाइन से भी करते हैं तो? ट्वाइस अ डे इज इनफ, बहुत फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, अपने बच्चों के कमरे में ह्यूमिडिफायर जरूर लगाएं, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्योंकि ड्राइनेस होती है, तो आजकल मार्केट में ह्यूमिडिफायर बहुत इजीली अवेलेबल है। तो रात में सोने से पहले एक ह्यूमिडिफायर लगा दें ताकि वो जो ड्राई इफेक्ट की वजह से जो कफ आ रही है या नाक बंद हो रहा है वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये इसी मौसम में क्यों सबसे ज़्यादा अपनी लपेट में लेता है आपको? क्योंकि हम देखते हैं मौसम तो दीगर भी बदलते हैं, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से बाहर आती है, ख़िज़ा आती है, लेकिन जब सर्दी आती है तो उस वक्त ये जो है एकदम से घेरे में ले लेती है आपको बीमारियाँ। इसकी क्या वजह? यूं ही लगता है कि जुकाम और खांसी का सर्दी के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वायरसेस हर मौसम की अपनी बैक्टीरियल और वायरल इलनेसेस है, ऐसा नहीं था। हाँ, सर्दी में होता है कि एहतियात कम हो जाती है इसलिए, और इन्फ्लुएंजा तो थ्रू आउट बीइंग के वेदर चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं कि जरूरी स्पेसिफिकली सर्दी, गर्मियों में भी जुकाम होता है लोगों को। जैसे मौसम चेंज होता है तो गर्मियों में भी नज़ला जुकाम खांसी रहता है, राइट?
ठीक है, वो उस टाइम में हम ज़्यादा फील नहीं करते, इस वक्त ज़रा सर्दी भी आ रही होती है तो हमने इसके साथ हर चीज़ को जोड़ देना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है बस सर्दी पे डाल देते हैं कि सर्दी की वजह से। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया खालिद साहिब हमारे साथ मौजूद थी और हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बदलता मौसम है उसमें आप एहतियात से काम लेकर कैसे दवाइयों के झंझट से अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं। तो जितनी टिप्स आपको डॉक्टर साहिबा ने दी हैं उन पर ज़रूर अमल दरामद आप कीजिएगा। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि हम कुछ ही देर में वापस। वेलकम बैक जनाब। फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है जो मर्दों ख़वातीन में यकसा मकबूल है और हाल ही में कतर के दारुल हुकूमत में खेले गए फीफा विमेंस इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा है। खेल के पहले हाफ में सऊदी अरब की ताला अलगामदी ने 39वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को सबकत दिलाई और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गोल बराबर करने के लिए कई कोशिशें की मगर हरीफ टीम ने बॉल को गोल पोस्ट में दाखिल नहीं होने दिया। खेल खत्म होने से 2 मिनट पहले पाकिस्तान की जानिब से सोहाइरानी ने कॉर्नर किक से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। और इससे पहले हमने आपको खुशखबरी दी थी कि सऊदी अरब जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला है। इस बार ये भी मैच जो फ्रेंडली मैच है बराबर रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान विमेंस मैच था, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं फुटबॉलर सारा शेर आलम। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा फीफा विमेंस इंटरनेशनल ये जो फ्रेंडली मैच था इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा इस गेम का। वी वांटेड कि हमारे पास कोई फ्रेंडली टूर्नामेंट आए जिससे हम अपनी गेम के और बेहतर कर सकें एंड वी गॉट दिस चांस दिस टाइम एंड इट वाज वेरी गुड। जबरदस्त। अच्छा, 1-1 गोल से बराबर तो हो गया मैच, लेकिन गेम प्लान था क्या? मैच जीतने का था इरादा पूरा और तैयारी भी? ऑफ कोर्स गेम प्लान तो यही होता है कि हम सारी गेम्स जीतें एंड इस बार भी यही था एंड हमें यकीन था कि इस बार हम जीतेंगे। हमारा स्क्वाड बहुत अच्छा था, हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी से की हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स आपका लक साथ नहीं देता एंड दैट्स सैड, बट ये गेम ऐसी है, आप जीतते भी हो आप हारते भी हो, सो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सारा, आई वुडंट से इट्स सैड क्योंकि आप लोगों ने मैच बचा लिया। हाँ। क्योंकि आखिरी 2 मिनट पहले तो गोल हुआ है, उससे बचत हो गई। I think that was not the plan, as I said. टाई करने का तो बिल्कुल नहीं सोच के गए थे, हमें जीतना था, but of course जब एक गोल हुआ तो we were like we have a new life, we have a chance कि हम ये गेम जीतें, but unfortunately ऐसा नहीं हो पाया। but देखिए सऊदी अरब तो बहुत पुरजोश है इस वक्त, वो मेज़बानी भी करने वाला है मेंस फुटबॉल की, तो इस वक्त उनकी तमाम टीमों में जो जोशो खरोश होगा वो तो दीदनी होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको सऊदी अरब की जो टीम है, विमेंस टीम है, वो काफ़ी मजबूत हरीफ के तौर पर दिखाई दी है। I think of course उन्होंने भी मेहनत की इस गेम के लिए, but I feel like हमारी टीम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस बार। It's just that sometimes चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाती हैं and it happens। ये एक हिस्सा है जिंदगी का कि आप जो जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, तो जिस तरह से हमने सोचा था कि हम इस तरह से खेलेंगे हम उस तरह से खेल नहीं पाए, सो ये हुआ था। तो सारा, आपको लगा कि आपकी मतलब जो हमारी टीम है विमेंस टीम है फुटबॉल की वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको और दीगर जो प्लेयर्स हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा इस मैच में, या कहीं टफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिला हो? नहीं, ऐसा कोई हमें डिफिकल्ट टाइम फेस नहीं हुआ। हमें हमारा स्क्वाड इतना अच्छा है माशाल्लाह, हम सब ने अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग की थी। इस बार हमारा कोई कैंप नहीं था, तो हमारे कोचेस ने हमें सेपरेट प्लान्स दिए हुए थे कि हमें अपने घर वगैरह में, हम अपने क्लब्स में उस चीज को फॉलो करना था। इस कैंप से पहले 1 महीना हमने इसकी प्रिपरेशन की थी, बट इंडिविजुअली की थी इस बार हमने। तो थोड़ा सा टफ था, हल्का सा टफ था, बट इट वाज फाइन। अच्छा सारा, आपको कैसे मालूम हुआ फुटबॉल खेलने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये मकबूल खेल सबसे ज़्यादा क्रिकेट है, लेकिन उसके बाद अब फुटबॉल जो है उसकी हम देख रहे हैं उसके बहुत सारे फैंस इस वक्त मौजूद हैं और वो खेलना चाहते हैं। आपने कैसे इसमें शिरकत करना शुरू की? मेरा तारुफ तो बैंडेड लाइक बैकम जो है उससे जो है वो शुरू हुआ था, आपका कैसे हुआ? जब when I used to live in a society, वहाँ पे बॉयज खेलते थे, तो स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एज आई हैव सेड ऑलरेडी। उसके बाद आहिस्ता फुटबॉल पे आया, जब रोनाल्डो और मेसी का एक दौर आया था पहले, तो तब से आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल विद द बॉयज। उसके बाद से इट वेंट ऑन।
ओके, ज़बरदस्त। और इसी तरह क्योंकि यूजुअली यही कहा जाता है कि ख़वातीन किसी आसान शोबे का इंतखाब करें और गेम भी जो खेलनी है वो ज़रा ख़वातीन वाली खेलें, लेकिन माशाल्लाह से हमारी जो लड़कियां वो छाई हुई हैं हर मैदान में, वो कहीं पर भी किसी से पीछे नहीं है। और इसी तरह से हमारी टीम भी है जो फुटबॉल की, और ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग आपने की सब ने, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है क्योंकि कैंप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप मिलकर खेलते हैं तो फिर आपको आगे एज ए टीम प्ले करने के लिए आसानी रहती है, तो जब इंडिविजुअली आपने प्रैक्टिस की होती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं, ऐसा ही है? नहीं, यू आर कम्प्लीटली राइट। वैसा जब आप साथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका एक केमिस्ट्री क्रिएट होती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है गेम की, यू नो कि इस प्लेयर को किस तरह का बॉल चाहिए, उसके साथ किस तरह का गेम खेलना है, तो ऐसा आपको अच्छा आइडिया होता है। बट चूंकि हमारे पास ये मौका नहीं था इस बार, तो हमें इंडिविजुअल करना पड़ा। बट थैंक्स टू आवर कोचेस के इन्होंने हमें एक प्लान दिया था इंडिविजुअल सेपरेटली कि हमें ये फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू हम किस फील्ड में खेलते हैं, किस एरिया में खेलते हैं। तो दैट वाज गुड, जिसने हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बट नहीं हुआ तो इट्स फाइन। अच्छा, तो ये बताएं सारा, बहुत सी आसानियां पैदा की जा रही हैं पाकिस्तान में, जो मर्द हजरात हैं उनका फुटबॉल खेलने में जो शौक़ है उसको ज़रा तरवीज देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो आप ये बताइएगा कि आपको कुछ सपोर्ट मिली आगे बढ़ने के लिए? ख़वातीन की राह में अक्सर यहाँ रोड़े अटकाए जाते हैं। जी, स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहाँ पे यू नो फ्यू ऑफ माय कजन्स, उनके सवालात थे कि लड़की को खेलना नहीं चाहिए, एंड यू नो ये आई थिंक दिस इज समथिंग जो एक हर लड़की फेस करती है, एंड इट इज काइंड ऑफ नॉर्मल नाउ, जबकि होना नहीं चाहिए। एक जो आप कंजर्वेटिव सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ पे उनकी सोच है कि औरतों को एक किचन के हद तक रहना लगता है चाहिए। कि आप डबल द एफर्ट करके पहुंचती हैं ऐसे मकामात पे? ऑफ कोर्स एट स्टार्ट आई थिंक किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है, एंड देन यू नो यू गेट यूज्ड टू इट, ना चाहते हुए। व्हेन यू नो कि आपका पैशन है स्पोर्ट्स, यू वांट टू प्ले इट एनी हाउ, तो आपको इन चीजों की आदत डालनी पड़ती है, विच इज सैड कि हमें ये फेस करना पड़ता है। बट अब ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, और सारा अगर एज ए टीम बात करें तो मेंस फुटबॉल टीम के लिए जिस तरह से अभी अली ने बात की कि तरवीज के लिए और उसके लिए काम भी हो रहा है और मौके पैदा किए जाते हैं, इस तरह से जो मैचेस हैं उनमें उनको खिलाया जाता है। अब तो जो विमेंस फुटबॉल टीम है हमारी, क्या उसके लिए भी उसी तरीके से काम हो रहा है और उसी लेवल पर हो रहा है? आई थिंक सो, हो रहा है इक्वली, बट एज आई सेड के यू नो लड़कों की टीम एज कम्पेयर टू लड़कियों की टीम, लड़कों की ज़्यादा टीम्स होती हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनाइज करना इट्स वेरी इजी। हमारे लिए फुटसल गेम्स होती हैं, छोटी गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे लोग, प्रोविंशियल गेम्स होती हैं, नेशनल गेम्स। सो आई एम नॉट गोना से कि हमारे लिए गेम्स ही नहीं होती हैं, बट आई फील लाइक और होनी चाहिए। जितनी मेंस की होती है वैसे ही औरतों के लिए भी ज़्यादा गेम ऑर्गेनाइज हो, सो दैट वी कैन यू नो हमें गेम और समझ में आए और हम और अच्छा परफॉर्म करें इन फ्यूचर। अच्छा, दुनिया भर में हम देखते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो इस खेल में आगे हैं, और अक्सर जो ख़वातीन प्लेयर्स हैं वो इस बात का शिकवा करते हुए दिखाई देती हैं कि उनको उतना मुआवजा नहीं मिलता जितना मर्द हजरात को मिलता है। तो आपको भी ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती हुई नज़र आती है पाकिस्तान में, या फिर मुआवजे एक जितने ही हैं? आई थिंक एक तरह से इक्वली हैं। अब ऑफ कोर्स आई एम गोना बी ग्रेटफुल फॉर जो हमें मिल रहा है, बट आई वोंट, मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस चीज के रिगार्डिंग कि हमें गेम कब मिलती है, हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। आई थिंक इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, तो ऐसा कोई मेरे इसमें नहीं है। सही है। अच्छा, और इन दी एंड में चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी हमारी यंग लड़कियाँ आपको देख रही हैं जिनका पैशन है फुटबॉल, लेकिन वो डर जाती हैं जब सोसाइटी में, जिस तरह से आपने कहा ना कि प्रेशर होता है कि भाई ये तो बॉयज़ का गेम है, आप नहीं खेल सकती, तो वो डर जाती हैं। क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी उन्हें? आई थिंक मैसेज मेरा यही होगा कि इफ़ यू वांट समथिंग सो बैडली, और अगर आपको चीज़ अचीव करनी है तो वर्क हार्ड फॉर इट, एंड ऑल्सो इफ़ आपकी किस्मत में, इफ़ आपके यू नो उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये चीज़ करनी है, तो इट विल हैपन। तो जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमसे गुफ्तगू की, मैच का अहवाल हमें बताया। फ्रेंडली मैच था, सऊदी अरब के साथ था, पाकिस्तान ने मुकाबला बचा लिया, लेकिन जीत जाते तो अच्छा होता। और इस वक्त हम बहुत एक्साइटेड हैं, जो सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जो इस वक्त फ़ुटबॉल के शायकीन हैं वो तो ख़ासी दिलचस्पी लेते हुए इसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जाना भी आसान है। बहुत सारे पाकिस्तानी जा भी सकते हैं आराम से, उम्रा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हज की अदायगी के लिए जाते हैं। तो सऊदी अरब ने दरवाजे तो हमारे लिए खुले रखे हैं, तो एक अच्छा मौका होगा कि वहाँ पर जाकर आप ये देख सकें। और ये दूसरा मुल्क है मशरिक़ वस्ता में जहाँ पर ये फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इससे पहले कतर में हुआ था, वहाँ पर
लाहौर भी बहुत सारे पाकिस्तानी गए थे शायकीन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट भी मौजूद है और बहुत से शायकीन भी मौजूद है जो ये देखना चाहते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एमएमए फाइटिंग के रिंग से आपके लिए बड़ी खुशखबरी हम लाए हैं। जी हां, पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इंडोनेशिया में होने वाली वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद साकिब ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तहत वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप जकार्ता में हुई और चैंपियनशिप में 63 ममालिक के 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की और पाकिस्तानी फाइटर मोहम्मद साकिब ने अंडर 18 के 52.2 kg कैटेगरी में काजाकिस्तान के खिलाड़ी को शिकस्त से दो चार किया और दोनों के दरमियान मुकाबला 3 राउंड तक जारी रहा। मोहम्मद साकिब ने दूसरे और तीसरे राउंड में सामने वाले खिलाड़ियों को बेबस कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे चैंपियन फाइटर मोहम्मद साकिब इस वक्त मौजूद नहीं है, हम आपकी जल्द उनसे बात करवाते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है उसमें किस कदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। और एमएमए आमतौर पर इतना मकबूल खेल पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन अब उसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो रहा है और बहुत सारे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। अगर आप इसके मनासिर देखें, कुछ लोग तो ये देख भी नहीं पाते। तो ऐसे खेल में शिरकत करने से आपको अंदाजा होता है कि कितनी तैयारी की जरूरत होती है, कितनी इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। और फिर जब आप रिंग में मौजूद होते हैं तो फिर सामने वाला हरीफ आपसे मुलाकात करने, आपसे मुसाफा करने के लिए नहीं आता, बल्कि वो मारपीट के लिए उतरता है और उसमें आपको अपना लोहा मनवाना होता है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है। मिक्स मार्शल आर्ट्स हैं तो आप मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर अलाउड। और यहाँ पर आप देखिए मोहम्मद साकिब ने भी एक गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गोल्ड मेडल जीतकर कैसा लग रहा है आपको? साकिब एक बार फिर एग्जैक्टली कुछ ना कुछ हो रहा है, इंटरनेट का इशू है, वो सॉर्ट आउट करते हैं, फिर साकिब से बात करते हैं। और ये जो जी साकिब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आप साकिब, कैसा तजुर्बा रहा आपका? माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया है। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं चैंपियनशिप जीत कर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रही है। सब हमारे उस्ताद की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है जो हमारे साथ। साकिब, आप रिंग में तो इतने पुरएतमाद दिखाई देते हैं और जैसे आप मुक्के बरसा रहे होते हैं अपने मुखालिफ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप बात जो है वो उसमें हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। आप आम जिंदगी में भी ऐसे ही? अच्छा साकिब, क्योंकि इस वक्त वहीं मौजूद हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऑडियो के जो है वो मसाइल है कि वो हमें उस तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। आई होप कि हमारी आवाज़ क्लियरली साकिब तक पहुँची है। साकिब, ये बताएं कि कब आपने शुरू किया मिक्स्ड मार्शल आर्ट खेलना और इसकी तैयारी कैसे की? कितना मुश्किल सफ़र था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 साल से मैंने कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत। तो साकिब, कितनी ज़्यादा मुश्किल आपकी ट्रेनिंग होती है, इसके हवाले से भी ज़रा बताएं। साकिब से हमारा राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। अब ये मालूम नहीं ये साकिब की तरफ प्रॉब्लम है या हमारी तरफ प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में कब सुस्त रवि का शिकार हो जाए इंटरनेट कोई पता नहीं। मैं पढ़ रही थी कि दुनिया भर में कुछ ना कुछ मसाइल तो चल रहे थे, उसके मेटा के चल रहे थे, लेकिन ये जो इंटरनेट वाला ये हमारी तरफ का ही होगा, आप इसमें परेशान ना हो। बिल्कुल, इसमें हम ही सबकत लेकर जाते हैं और यही सीन होता है कि हमारी तरफ ही हम हर अच्छी चीज में सबकत लेके जाते हैं। पासपोर्ट कितने नंबर पे आना है हम सबकत ले जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट की रफ्तार क्या है, शार्क्स है ना, वो आकर केबल्स को काट लेती हैं और उसके बाद पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे देखें तो सही कहाँ अपना लोहा मनवा रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हुकूमत। साकिब से तो जी राब्ता हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, दोबारा हम जरूर उनसे बात करेंगे अगले अपने किसी शो में। तो अभी तरह बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चैंपियंस ट्रॉफी के हतमी हल के लिए जो खामोशी से मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त भी जारी हैं और कहा यही जा रहा है कि चंद दिनों में जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया जाएगा।
आईसीसी और पीसीबी, जबकि दूसरी तरफ आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उस पर इत्तेफाक के बावजूद चंद मामलात पर अब तक डेडलॉक मौजूद है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि भारत के मैचेस दुबई में कराने का मौक़िफ़ मान लिया गया है, जबकि जवाब में पाकिस्तान भी अगले 3 साल भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यूज़ पर ही खेलेगा। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई भारत में शेड्यूल अगले इवेंट्स के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हर सूरत में अपने मुल्क में ही कराने पर इसरार कर रहे हैं, उसी मौके पर अपने कायम है। पीसीबी के सलमान नसर और समीर सैयद बातचीत के लिए अरब अमारात में मौजूद इस वक्त हैं। इससे अभी इनसे जो है बातचीत के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है, ख़बर की तस्दीक नहीं हुई है, तो इसलिए हम जो तस्दीक शुदा ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और मुताबिक अभी थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। भारत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम इस फ्यूजन मॉडल के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर मुस्तकबिल में कोई टूर्नामेंट हुआ, उसका फाइनल सेमीफाइनल हुआ, तो वो पाकिस्तान को भारत में जाकर खेलना पड़ेगा। पता नहीं कब बाज आएगा भारत इतने ओछे हथकंडों से, अपने इतने नाज नखरे दिखा रहा है। खैर देखते हैं जी, हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उसका शेड्यूल जो है जल्द से जल्द उसका ऐलान कर दिया जाए। हम इस हवाले से आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।